कि मैक्रो इकनॉमिक्स जो है वो हमें स्टार्ट करना है और मैक्रो इकनॉमिक्स पर हम बात करते हैं पहले, फिर हम नेशनल इनकम पर आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये तय कर लेनी चाहिए कि मैक्रो इकनॉमिक्स जब भी बात की जाती है तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या बिग। जब भी मैं मैक्रो की बात करता हूँ तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या बिग। मैक्रो इकनॉमिक्स वो इकनॉमिक्स होती है जो कि लार्ज होती है, जो कि बिग होती है। लार्ज और बिग का मतलब ये कि ये वो इकनॉमिक्स होती है जो कि बिग चीज़ों के बारे में पढ़ती है, जो बिग चीज़ों के बारे में बात करती है, जो बिग चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल बात भी करती है, तो बिग चीज़ों के बारे में करती है। अब किन चीज़ों के बारे में ये हम देखते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ द चॉइसेस है। हम ये बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ चॉइसेस है, या इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि हमें किस तरीके से कमाना है और किस तरीके से हमें खर्च करना है, क्या खर्च करना है और क्या कमाना है वेल्थ को। ये एडम स्मिथ कहते थे। एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? एल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि हमें मटेरियल वेलफेयर हासिल करना चाहिए। और हमारे जो हमारे और दूसरे इकनॉमिस्ट हैं जैसे कीन्स हैं, जैसे जो है वो रॉबिन्स है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे जो है वो इकनॉमिक्स एक ऐसी पढ़ाई है जो कि स्टडी ऑफ चॉइसेस है, जो ये बात करती है कि हमें कितना ज़्यादा जो है वो हमें कमाना है, यानी अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से अर्न करना है, हाउ टू अर्न रिसोर्सेज एंड हाउ टू एक्सपेंस रिसोर्सेज। हमें कैसे अर्निंग करनी है और हमें कैसे एक्सपेंसेस करना है। तो ये चीज़ जो होती है जितनी, ये हमारी किस में आती है? ये चीज़ जो आती है ये हमारी इकोनॉमिक्स में आती है। अब हम जब ये बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम बात कर लेते हैं, तो हालांकि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मैं बाद में भी बताता जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सिर्फ अभी बताऊंगा, मैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इसके बाद भी बहुत जगहों पर आपको पता चलती रहेगी। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी पढ़ाई है जो दुनिया की सबसे ज़बरदस्त पढ़ाई है। मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे ज़बरदस्त पढ़ाई इकोनॉमिक्स की पढ़ाई है, क्योंकि ये बताती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के और माइक्रो इकोनॉमिक्स को वाज़े करती है। इकोनॉमिक्स की दो टाइप्स होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टडी किया था, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक वो ऐसी इकोनॉमिक्स है जो लार्ज चीज़ों के बारे में बात करती है, लार्ज चीज़ों के बारे में बात करती है। लार्ज चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले किसी भी मुल्क में लार्ज चीज़, यानी किसी भी दुनिया में लार्ज चीज़ जो है वो हमारी इंटरनेशनल वर्ल्ड है। सबसे पहले हमारी इंटरनेशनल वर्ल्ड, यानी हमारी इस दुनिया में जो ये जो वर्ल्ड है, ये जो हमारी दुनिया में जो ये जो वर्ल्ड है, ये एक इंटरनेशनल वर्ल्ड है। और इस वक्त हम इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा करते हैं। पूरी दुनिया में हम अपने बिज़नेस फैलाते हैं, पूरी दुनिया में हम कारोबार करते हैं। अब आज देख लें, आप जो चीज़ें पहने हुए हैं, आप जो कपड़े पहने हुए हैं, आप जो ये मास्क लगाई हुई हैं, या मैं ये जो कैमरा लिया हुआ हूँ, या ये मैं जो मेरे पास स्पीकर या कैमरा या माइक जो भी, ये सब पाकिस्तान में नहीं बना है बल्कि बाहर से आया है। इसका मतलब हर चीज़ आजकल इंपोर्ट हो रही है और हर चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान में बनने वाले आम, पाकिस्तान में बनने वाले कीनू, पाकिस्तान में बनने वाली अशिया बाहर के ममालिक जाती है। खजूर पाकिस्तान से बाहर जाती है। तो इसका मतलब ये कि अब हमारे मुल्क में, अब हमारी दुनिया में हर चीज़ जो है वो कोई सिर्फ लोकल चीज़ नहीं रही है, हर चीज़ अब इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है। हर चीज़ अब इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रही है, हर चीज़ में अब इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रही हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है ये सबसे ज़्यादा लार्ज होती है, बिल्कुल सबको पता है। और मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में मतलब आप दुनिया से बाहर जब निकलते हैं तो अमेरिका, बरतानिया, दुनिया के और दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो सारी इंटरनेशनल वर्ल्ड है। और इंटरनेशनल वर्ल्ड आज दुनिया के लिए खुली हुई है। आप देखिए ना, पाकिस्तान में बैठे हुए लड़के अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए लड़के जो हैं वो अमेज़ॉन के अलावा और भी दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स, ईबे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स, उस पर काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में बिज़नेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इससे ये बात पता चलती है कि हमारी दुनिया में हर तरफ जो है वो हर आदमी जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड में काम कर रहा है। और कैसे काम कर रहा है? हमारे इंटरनेट की वजह से या IT की वजह से। तो ये इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है ये हमारे वहाँ एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो है वो एक कंट्री आता है, यानी पूरा कंट्री जो है ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है। कंट्री क्या? पाकिस्तान के लेवल पर आप देखें, हर चीज़ पाकिस्तान के लेवल पर अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर हम एक कंट्री की पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की इनकम, पाकिस्तान के एक्सपेंस,
पाकिस्तान की प्रोडक्शन, पाकिस्तान में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, पाकिस्तान की ट्रेड, पाकिस्तान की इंपोर्ट, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। अगर मैं कंट्री के लेवल पर बात करूं तो ये भी मेरी लार्ज इकनॉमिक्स है। लार्ज इकनॉमिक्स इस तरीके से है कि मेरा देखने का मेरा व्यू क्या है, आपका नज़रिया क्या है। असल ये सवाल ये होता है कि आपका नज़रिया क्या है। देखिए, दो किस्म का तरीका होता है किसी भी चीज़ को देखने के। एक तो ये कि किसी भी चीज़ के, मिसाल के तौर पर आप थोड़ी देर के लिए नोट करें कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आंखें बंद करें और थोड़ी देर के लिए आप लोग महसूस करें, आंखें बंद करें और थोड़ी देर के लिए महसूस करें कि आप बैठी हुई हैं और सामने से एक बहुत बड़ा डायनासोर आ रहा है। कौन आ रहा है? डायनासोर आ रहा है, बहुत बड़ा डायनासोर आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए बहुत बड़ा सा डायनासोर आ रहा है, तो अब डायनासोर को जब आते हुए आप देखेंगी, तो ये डायनासोर को जब आप आते हुए देखेंगे तो ये आपका जो है वो कौन सा व्यू है? ये आपका मैक्रो व्यू है कि आप डायनासोर को पूरा डायनासोर को आप ऐसे आते हुए देख रहे हैं, तो ये मैक्रो व्यू है। लेकिन अगर आप डायनासोर को दूरबीन लगा के उसके एक एक बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को देखने लग जाएंगी, अगर उसके एक एक बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को देखने लग जाएंगी, तो ये बन जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। यानी इससे ये बात पता चलती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बात करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है टोटल, मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल की बात करती है। टोटल मतलब पूरा और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो टोटल बात नहीं करती, बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बात करती है वो इंडिविजुअल की बात करती है। तो ये बात जहन में रखें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो टोटल की बात करती है। वो सम ऑफ माइक्रो नहीं बोले, सम ऑफ माइक्रो कह सकते हैं, लेकिन उसका अच्छा नाम सम है, सब का जमा करके। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सबकी बात करती है। इसकी मिसाल, एक और मिसाल सुन लें। यानी डायनासोर की मिसाल एक मिसाल हुई, फिर इसके बाद एक और मिसाल। आप मुझे एक बात बताएं, हमारे जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं या हमारे जो यूट्यूब पर हमसे हमारी जो वीडियो देख रहे हैं वो ये देखें कि वो सारे लोग ये बात नोट करें कि हम लोग जब भी कहीं जाना होता है, हम लोगों को जाना होता है, तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, अब ये बहुत कॉमन चीज़ है कि हम लोग वहाँ पे गूगल अर्थ पर जाते हैं या गूगल मैप पे जाते हैं और वहाँ का मैप निकाल लेते हैं और वहाँ की लोकेशन देख लेते हैं। हम वो लोकेशन जो है वो ऊपर से देख रहे होते हैं। कहाँ से देख रहे होते हैं? ऊपर से। यानी एक व्यू होता है, मिसाल के तौर पर सादी टाउन आपको आना हो। अब सादी टाउन आना हो तो सादी टाउन आने के लिए आप गूगल मैप पे जाएंगे और एक व्यू देख लेंगे कि हाँ यार ये सादी टाउन है। तो इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगी कि अगर आप लोकेशन ना देखें, बल्कि आप ढूंढते अमरोहा से और कराची यूनिवर्सिटी से आए और ढूंढते मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में से आते जाएं और फिर आए सादी टाउन को ढूंढें। जैसे आपको याद होगा कि आज से 20-25 साल पहले जब गूगल मैप वगैरह नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तो उस वक्त लोग ऐसे ही ढूंढते थे, लोगों से पूछ रहे होते थे पते कि यार वो उस जगह का पता बता दो, पता पूछ के पहुँचते थे। हाँ, अब आप एक बात नोट करें, अब लोग एक दूसरे से पता नहीं पूछते। अब आपने कभी नहीं देखा होगा या बहुत कम देखा होगा आपसे कोई पता पूछ रहा हो किसी चीज़ का। क्यों? लोग लोकेशन को देख लेते हैं। तो गूगल मैप से देख लेना कोई जगह का, वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इलाके में जाऊं और मैं ऐसे करके एक करके जगह ढूंढूं, उसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। मैं एक दफ़ा DHA, सुनेगा ज़रा गौर से, मैं एक दफ़ा DHA कार्ड देने गया शादी का। अब हमारे वहाँ ख़ानदान में ये है, कि अब जो है वो शादी का कार्ड जो है वो आपके वहाँ देना ही देना ज़रूरी है। अगर आपके वहाँ मैंने शादी का कार्ड नहीं दिया तो आप शादी में नहीं आएंगे कि भाई हमारे वहाँ कार्ड नहीं पहुँचा। नहीं, अब लोग व्हाट्सएप भी कर देते हैं एक दूसरे को। अब लोग एक दूसरे को बहुत बड़ी तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप बना के व्हाट्सएप कर देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन जहाँ पुराने किस्म के लोग होते हैं वो व्हाट्सएप पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं नहीं ये क्या बात हुई, तुमने ऐसे एक तस्वीर भेज दी हमारी तरफ, नहीं तो हाँ घर देकर आओ। अब मैं डिफेंस जा रहा था घर देने के लिए, ये बज रहा था रात का 8 बज रहा था और मैं डिफेंस में पागलों की तरह 3 घर थे, एक घर देख दिया था, 2 घर ढूंढ रहा था। एक घर जो है वो मिल ही नहीं दे रहा भाई। बड़ी मुश्किल से जाके मिला, और वो मिला भी ऐसे कि घर पे जो था सिर्फ नौकर था, उसके अलावा कोई घर पे था ही नहीं, तो मैं नौकरी को देकर आ गया। तो कहने का मतलब ये
तो आप ये देखिए, ये चीज़ जो है ये क्या है, 2-3 घंटा ख़राब हुआ, रात को 12 बजे पहुंचा मैं घर। क्यों? इसलिए कि मैं वहाँ गया, निकला ही वहाँ से 10:30-11 बजे, और अलग टेंशन अलग कि यार कुछ छिन मिन ना जाए, मोबाइल ये वो 10 चीज़ें छिन जाएगा तो फ़ायदा क्या, वहाँ पे बहुत सारा। तो कहने का मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में गलतियाँ होती हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ी सी, जिसको कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल जाके जब देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत तलब पढ़ाई है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बर्ड्स आई व्यू कहलाती है ना। एक होता है अर्थवॉर्म व्यू, एक होता है बर्ड्स आई व्यू। क्या मतलब? आप नोट करें, शादी टाउन जब ऊपर से देखती होंगी ये चिड़िया, ये कौवे जब देखते होंगे, ये चीलें जब शादी टाउन को देखते होंगे तो कैसे देखते होंगे? बर्ड्स आई व्यू। क्या पूरा शादी टाउन ऐसे नज़र आता होगा इनको, है ना? पूरा शादी टाउन इनको ऐसे, पूरा यूँ मकान बने हुए, सारा शादी टाउन नज़र आता होगा। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो बर्ड देखती है जिस तरीके से, और उसको पूरा शादी टाउन ऐसे इतना बड़ा नज़र आता है, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थवॉर्म व्यू। अर्थवॉर्म व्यू। अब आप बताएं, अर्थवॉर्म जब जो है, हाँ, अर्थवॉर्म जब इस शादी टाउन की रोड पर जब अर्थवॉर्म चलता होगा, सही है, तो आप ये देखिए गाड़ियाँ भी उसको बिल्डिंग के बराबर नज़र आती होंगी, सही। लोग उसको आलम चन्ना, वो बड़े उसकी बहुत लंबे लोगों की तरह नज़र आते होंगे जी। अर्थवॉर्म व्यू। तो कहने का मतलब ये अर्थवॉर्म व्यू क्या होता है? बहुत ही छोटा। और बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? बहुत ही बड़ा। तो ये तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अर्थवॉर्म व्यू है। अर्थवॉर्म जब देखेगा तो उसको हर चीज़ बड़ी बड़ी नज़र आएगी, और वो बहुत बड़े छोटे लेवल पर, जिसको ग्रास रूट लेवल कहते हैं। अर्थवॉर्म व्यू छोटा लेवल, और बर्ड्स आई व्यू बहुत बड़ा लेवल। तो हमेशा याद रखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स बर्ड्स आई व्यू होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बर्ड्स आई व्यू होती है। बेटा ये लिख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो इसको भी अपने पास लिख लें, और आप लोग भी काइंडली अपने पास लिख लें। तो कहने का मतलब ये कि बर्ड्स आई व्यू जो है, बर्ड्स आई व्यू जो है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो अर्थवॉर्म व्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। हमेशा याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अर्थवॉर्म व्यू होती है। सही। तो कहने का मतलब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे पार्ट होते हैं। मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि जो है वो फिर आप लोगों का टाइम भी कीमती है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है जिसको कहा जाता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुतल्लिक होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो बात की जाती है वो हमारे पास किसकी की जाती है सबसे पहले? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट, सही है। यहाँ मैं अपने YouTube पर देखने वालों से भी सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों से भी सवाल कर रहा हूँ कि देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, आपके घर में, आपका नाम क्या है? आपके घर में या आपके घर में या आपके घर में या आपके घर में जो इनकम आती है वो इम्पॉर्टेंट होती है या उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है? उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है जी। आपके घर में जो इनकम आती है वो इम्पॉर्टेंट होती है या उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है? जी बताएंगी सर। इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपके घर में इनकम ना आए, आपके जो घर वाले शौहर हैं या फादर हैं या मदर हैं जो आपके जो भी कमाने वाले हैं, आपके अब्बा अगर सुबह सोते रहें, अम्मा कहें भाई काम पे जाओ, वो कहे नहीं मुझे काम पे नहीं जाना, अब आज से मैं काम पर नहीं जाऊंगा और काम नहीं करूंगा, तो क्या कोई इनकम आई? इनकम नहीं आएगी तो क्या घर चलेगा कल को? नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? फिर लड़ाई झगड़ा होगा, सही। फिर लड़ाई झगड़ा होगा या तो भीख मांगेंगे, लेकिन आजकल तो महंगाई इतनी हो गई है कि भीख भी कोई नहीं दे रहा पाकिस्तान में। तो कहने का मतलब ये अच्छा, फिर सैलानी, सही सैलानी पे भी जाने के लिए कल मैंने सुना कि 11C का किराया 60 रुपीज़ हो गया है। 60 रुपीज़ सस्ता है। अच्छा, तो कहने का मतलब आप ये देखिए कि हमारे मुल्क में महंगाई जो हो गई है, जाहिर सी बात है हर चीज़ बढ़ गई है। तो जो बात मैं कर रहा था कि इनकम बहुत ज़रूरी है, तो हर कंट्री के लिए भी इनकम बहुत ज़रूरी है। हर कंट्री के लिए भी इनकम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कि हमारे मुल्क में जो हर वक्त ये कहा जाता है कि नेशनल इनकम को बढ़ाने की ज़रूरत है, नेशनल इनकम को बढ़ाने की ज़रूरत है, वो इसीलिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त पाकिस्तान कैसे चल रहा है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने ख़ुसूसन यूट्यूब पर देखने वालों को बताऊँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है।
बेटा इधर तवज्जो करेगा। पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि हम कर्जे लिए जा रहे हैं, हम कर्जे ले रहे हैं और कर्जे ले लेकर मुल्क चला रहे हैं। आप बताइए, आप अपने घर को कर्जा ले लेकर चला सकते हैं? कितने दिन? नहीं, ज़्यादा दिन नहीं। आप ज़्यादा दिन अपना कर्जा ले लेकर कोई नहीं घर चला सकते। तो कोई घर कर्जा लेके नहीं चलता। कब तक चलेगा कर्जा? एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाता है। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। लेकिन कहने का मतलब ये कि हर मुल्क कर्जा लेके नहीं चलता। इनकम अपनी होनी चाहिए मुल्क की, और मुल्क का एक सिस्टम होना चाहिए। यही हमारे वहाँ मसला है। तो इसका मतलब नेशनल इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और नेशनल इनकम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक होता है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। लोग तो इसमें PhD करते हैं जाके। मैं वो टॉपिक्स लिख रहा हूँ कि जिसमें लोग बाकायदा PhD करते हैं जाके। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि इनमें PhD करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि नेशनल इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद आप एक देखें कि हमारे मुल्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो नेशनल इनकम के बाद है, वो नेशनल इनकम की मुख्तलिफ जो नेशनल इनकम के साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे मुल्क में जो आती है, वो कंजप्शन ऑफ द इकनॉमी। यानी हमारे मुल्क में लोग जो है वो कंजप्शन कैसे करते हैं, ये कंजप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कंजप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। और जो एक मुल्क में जो लोग कंजप्शन करेंगे वो कि कैसे करेंगे वो कंजप्शन। बेटा तवज्जो इधर। कंजप्शन करने के बाद फिर आप एक चीज़ ये देखिए कि हमारे मुल्क में कंजप्शन के बाद एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सेविंग। अगर किसी घर में सेविंग नहीं होगी तो वो घर तरक्की नहीं कर सकता। अगर किसी मुल्क में सेविंग नहीं होगी तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो सेविंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो सेविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात जहन में रखें। सेविंग के बाद हमारे पास जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टमेंट है। सेविंग के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टमेंट है। यानी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा मुल्क में तरक्की नहीं कर सकता अगर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना हो। ये सब जानते हैं हम लोग, ये बात जानते हैं कि हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते अगर इन्वेस्टमेंट ना हो हमारे मुल्क में। तो किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, इन्वेस्टमेंट होगी तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सही। आप लोग भी अपने घर में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। कैसे? आप कहेंगे भाई नई चीज़ें आके माँ बाप रखते रहते हैं। माँ बाप अब कुछ नहीं तो घर को रेनोवेट करते रहते हैं। जिस घर को रेनोवेट नहीं किया जाता, एक वक्त आता है उसकी दीवारें गिरने लग जाती हैं। अच्छा, रेनोवेट करने के साथ साथ एक और चीज़ क्या होती है, घर में कुछ नहीं तो घर में नए सामान ही ला के रखते रहते हैं। अगर आप रेनोवेट नहीं कर रहे तो घर में नए सामान ला के रखते रहते हैं। डैट इज़ इन्वेस्टमेंट। जी, इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एम्प्लॉयमेंट है। हमारे मुल्क में रिसोर्सेज जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। लोगों को जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है, मशीन्स एम्प्लॉय हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, लेबर्स एम्प्लॉय हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क में जो बेरोज़गारी है उसका मसला ही यही है कि एम्प्लॉयमेंट का मसला है हमारे मुल्क में। जी, ये हर मुल्क में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी हाँ, ये एक मसला है कि हमारे मुल्क का कोई भी इंडिकेटर अच्छा नहीं है। तो ये बातें मैं क्यों बताता हूँ, ये इसलिए नहीं बताता कि मुझे अपने मुल्क की कोई बुराई करनी है, नहीं। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, हमारे मुल्क को तरक्की दे, खुशहाली दे, हर तरीके से खुशहाली दे और इस्लाम का किला बनाए। लेकिन बेसिक चीज़ क्या है कि हमें अपनी वीकनेसेस तो समझनी चाहिए ना। कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो एक्सेप्ट ही ना करे कि हाँ मुझ में वीकनेस है। अगर वो कहे नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, नहीं मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ, नहीं मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, तो वो चेंज कैसे लाएगा अपने आप में। चेंज लाने के लिए सबसे पहले अपनी खराबियों और अपनी कमज़ोरियों को समझना ज़रूरी है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्योरी ऑफ ये एम्प्लॉयमेंट, के एम्प्लॉयमेंट होना असल है। और हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला एम्प्लॉयमेंट है। बेरोज़गारी इस वक्त बहुत है। हमारे मुल्क में कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, कितनी बड़ी तादाद में हमारे पास बेकार एसेट्स पड़े हुए हैं, बेकार चीज़ें पड़ी हुई हैं, बेकार मशीनरियाँ पड़ी हुई हैं, बेकार फैक्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं, कोई उसको यूज़ नहीं कर रहा। फिर एम्प्लॉयमेंट के बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट के बाद हमारे पास जो है वो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है। अब ये आपको ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ जो है ये मैं अलग से लिखवाऊंगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये इनसे भी ज़्यादा बड़ी है, तभी मैं इसको अलग से लिखवा रहा हूँ। आपको भी इसको अलग से लिखेगा। मॉनेटरी
मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ये इतनी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ें हैं कि ये इन सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, जैसे मैं बनाऊं बिल्कुल वैसे ही बनाएगा इसको, काइंडली अपने पास से चेंजिंग ना करेगा। मैं इनको स्पेशल फोकस की वजह से बना रहा हूं जी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये कि किस तरीके से हमारे मुल्क में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, यानी मनी सप्लाई को, यानी कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है। ये मैंने एक बहुत वैग सी टर्म बताई है, इसमें बहुत गहराई है। मनी सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट मौजू है, मॉनेटरी पॉलिसी इतना इंपॉर्टेंट मौजू है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पूरा डिवीजन इस पर काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी पर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी पे चलता है। तो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल करता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो टैक्स के हवाले से, कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज़ के हवाले से, कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज़ क्या, काम वाली ड्यूटी नहीं, पैसे वाली ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, विथहोल्डिंग टैक्स जिसको कहते हैं, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और विथहोल्डिंग टैक्स डिफरेंट चीज़ें, टैक्स हो गया। तो जितनी जी हर चीज़ जितना टैक्स है ये सारा का सारा फिस्कल पॉलिसी से कंट्रोल करता है। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमी बनाती है, FBR इसको सेट करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसको सेट करती है। तो आप ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं कि इनका रोल जो है ना वो ये बहुत लोग, इतना इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है कि इस पे आप इंटरनेट पे जाएं, लाखों के हिसाब से तो रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं इस पे, लाखों के हिसाब से तो किताबें लिखी हुई हैं मॉनेटरी पॉलिसी पर, फिस्कल पॉलिसी पर। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बाद फिर हमारे पास इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड आता है। तो इसको भी आप अपने पास जहन में रख लें। हमारे सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो ऑनलाइन देखने वाले, वीडियो देखने वाले, या चाहे हमारे ये बैठे हुए स्टूडेंट, सब नोट करें कि नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड पूरा एक हिस्सा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इंटरनेशनल ट्रेड जिसको कहते हैं, इसमें हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरेन एक्सचेंज की पढ़ाई पूरी आती है। फॉरेन एक्सचेंज की पढ़ाई के साथ हमारे जो है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आता है। इसमें इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आता है हमारा। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बाद इसमें जो है वो ये क्या नाम है अपना, ये जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी आती है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की सारी चीज़ें आती हैं। कहने का मतलब ये कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कंट्री से रिलेटेड हैं उसमें नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड एक बहुत बड़ा सिनेरियो होता है। तो आज के इस टॉपिक में मैंने ये बताया आपको कि किस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स का रोल है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरह से रोल अदा करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो भी और आप लोगों को ये पसंद आया होगा। जिसको वीडियो पसंद आई हो वो काइंडली उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, और काइंडली इस चैनल को जो है वो लाइक करें आप लोग, और जिसको ये वीडियो पसंद आई हो वो इसको शेयर करें जी।